2024 में कुछ विधानसभा चुनाव भी है, हरियाणा में चुनाव है जहां बीजेपी के पास सत्ता बचाने की चुनौती है, विपक्ष राज्य को हासिल करना चाहेगा। वहीं महाराष्ट्र की उठापटक वाली राजनीति में भी दांव पेच का पूरा खेल हो सकता है। दो 2024 के अंत में पहले महाराष्ट्र और फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी होंगे। बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए ये बेहद चुनौती भरे साबित होंगे। पहले महाराष्ट्र की चुनौतीपूर्ण स्थिति बताते हैं। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजित पवार गुट वाली एनसीपी की मिलीजुली सरकार काम कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार गुट वाली एनसीपी और कांग्रेस भी टक्कर में है। राज्य में 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली। वहीं शिवसेना 56 सीटों पर जीती थी। लेकिन चुनाव के बाद सीएम पद को लेकर दोनों दलों में खींचतान शुरू हो गई। शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। सीएम बने उद्धव ठाकरे। जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। और वो 39 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। बाद में अजित पवार भी एनसीपी से विधायक तोड़कर गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के सामने पहली चुनौती लोकसभा चुनाव में ही सामने आ जाएगी। बीजेपी गठबंधन दलों के साथ किस तरह आगे बढ़ेगी, सीट बंटवारा कैसे करेगी, इस पर लोकसभा चुनावों का नतीजा काफी कुछ निर्भर करेगा। और यहां से जो तस्वीर उभरेगी वो 2024 के अंत में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी असर करेगी, जो चुनावों को बेहद दिलचस्प बना देगी। विपक्षी दलों के लिए भी महाराष्ट्र उनकी एकता और सामर्थ्य की बड़ी परीक्षा के तौर पर 2024 में चुनौती पेश करेगा, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा के लिए बदलना तय है। महाराष्ट्र की ही तरह 2024 में हरियाणा में भी देश की राजनीतिक पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती आएगी। हरियाणा में अभी बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन में सत्ता में है, लेकिन 2024 में क्या स्थिति रहेगी, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के कई नेता लोकसभा चुनावों में ही बीजेपी को अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, जबकि कई नेताओं का मानना है कि गठबंधन रहना चाहिए। 2019 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था और गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी थी, जिसके बाद इस बार कांग्रेस को भी उम्मीद है। कांग्रेस नए सिरे से हरियाणा में रणनीति पर काम कर रही है। आज देश में सबसे नंबर 1 पे हरियाणा को बेरोजगारी में पहुंचाने का काम। भर्ती नहीं निकली कोई ज्यादा, केवल एक आधी कोई भर्ती इलेक्शन के टाइम निकालते हैं, बाकी 5 साल तक कुछ नहीं। बेरोजगारी में देश में सबसे नंबर 1 पे हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1 और भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकार कहा लोगों को 5100 बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे सरकार बनी, लेकिन समझौता भ्रष्टाचार का था। अब सबको सामने आ गया कि आपस में महकमे बांटकर जेजेपी और बीजेपी के मंत्रियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। और हरियाणा को विकास से पटरी से होता है, तो हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन। और परिवर्तन चौधरी प्रज्ञा सिंह हुड्डा जी की नेतृत्व की तरफ हरियाणा के लोगों की आशा है। तीसरे कोण के तौर पर आम आदमी पार्टी के तेवर भी इस बार हरियाणा में अपनी किस्मत आजमाने वाले लग रहे हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक 2024 में हरियाणा की राजनीति चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा आधिकारिक भाषाएं, 6 मुख्य धर्म, सैकड़ों जातियां और करीब 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या, यानी दुनिया की करीब 17% आबादी। चुनाव आयोग के लिए चुनौती नहीं, बल्कि अग्नि परीक्षा कहें तो गलत नहीं होगा।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 के चुनाव में लगभग 90 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के थे। 8000 से ज्यादा उम्मीदवार थे और लगभग 450 पार्टियों ने लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव में हिस्सा लिया था। 2 सीटों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और इसी तरह लोकसभा के 545 सांसदों के लिए वोट डाले जाते हैं। एक सांसद के लिए करीब 15 लाख लोगों ने वोट किया था। इसकी इंग्लैंड से तुलना करें तो वहां 650 सीटों के लिए वोटिंग होती है। वहां एक सांसद के लिए सिर्फ 72,000 लोग वोट करते हैं। यानी चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र के स्केल को समझे तो सवाल लाजमी है। इतने बड़े देश में इतने बड़े स्तर पर चुनाव संभव कैसे होता है? करोड़ों लोग अपने मत का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए ही सामने आता है चुनाव आयोग। करीब 90 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, तो इतने मतदाताओं को पूरी तरह से इनकी सूचियां तैयार करना, इनको हर एक को अपडेट करना, इनको प्रेरित करना, एक वोट डालने जा करके ये चुनौती है। फिर सबको मैनेज करना और कहीं हिंसा ना हो। इसीलिए चुनाव, अब खासकर लोकसभा चुनाव या ज़्यादा बड़े राज्यों में जो चुनाव होते हैं वो अलग अलग चरणों में होते हैं, एक साथ नहीं होते कि 1 तारीख में सब जगह वोट पड़ जाए या 2 तारीख में पड़ जाए। अब 6-6, 7-7 फेजेस में चुनाव होते हैं, तरीका भी हो गया है। तो उससे क्या होता है, फोर्सेस का मूवमेंट आसान रहता है, क्योंकि कहीं वायलेंस ना हो, तो उसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की होती है। तो जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके मूवमेंट, उनका आवागमन अब फेजेस के हिसाब से हो जाता है। चुनाव आने से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम शुरू होता है। लगभग 7 लाख वोटिंग मशीनों को जांचा और परखा जाता है। 2019 में 11 लाख सरकारी कर्मचारियों को चुनाव के लिए खास ट्रेनिंग दी गई थी। 30 लाख सुरक्षा कर्मियों को पोलिंग बूथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन हर कोई वोट डाल सके यह आसान नहीं होता है। ये चुनाव आयोग के लिए परीक्षा की घड़ी होती है। हर 2 किलोमीटर पर बूथ बनाए जाते हैं ताकि हर कोई संविधान के अधिकार का इस्तेमाल कर सके। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी, राजस्थान के मरुस्थल में भी, केरल के समंदर के किनारे भी और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में भी। चुनाव आयोग के सामने इस बार क्या चुनौतियां हैं? अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो सकती है। पिछले 6 महीने से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में वोट डाले जाएंगे। चुनाव में हिंसा पर नजर रखना भी बड़ी चुनौती होगी। कम से कम बजट में आसानी से चुनाव हो सके, इस पर भी चुनाव आयोग को निगरानी रखनी है। वोटों की खरीद फरोख्त, जाति धर्म के नाम पर वोट न मांगे जाए, इस पर भी नजर रखना चुनाव आयोग के लिए चुनौती होगी।